बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, teachers and the parents, we are studying biology class 9, chapter 4. The chapter name is Cell and Tissues. It is lesson 5 and the lesson topic is non-organelle parts of the cell. And I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और तलबा, हम बायोलॉजी जमात नहम के बाब 4 जिसका उन्वान है सेल और टिश्यूज़, उसके सबक नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसका उन्वान है नॉन ऑर्गेनल्स पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल के वो हिस्से जो उसके ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो आइए आगाज़ करते हैं। नॉन ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। There are some structures in a cell that are not organelles but are very important for the cell. सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके नाम हम पिछले जो लेसन है उसमें पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनल्स उसी तरह सेल के ऑर्गन होते हैं जिस तरह के हमारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे ऑर्गन्स जो हैं जैसे आई है, नोज़ है, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, लंग्स, हार्ट, ये हमारे ऑर्गन हैं। इसी तरह सेल के जो ऑर्गन होते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के अज़ा को ऑर्गेनल्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेल के हिस्से ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनल्स नहीं होते। वो सेल के हिस्से तो होते हैं लेकिन हम उन्हें ऑर्गेनल्स में, सेल के ऑर्गन में शुमार नहीं करते। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे और वो हैं नंबर 1 सेल वॉल, सेल की जो दीवार है वो है। नंबर 2 है सेल मेम्ब्रेन, सेल की झिल्ली, और तीसरा है साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ वन इज़ साइटोस्केलेटन। हम इन 4 पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे जो कि सेल के हिस्से तो होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनल्स में शुमार नहीं होते। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनल्स। वन बाय वन हम इन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल। ये है एक प्लांट सेल और ये उसकी सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है, जो सबसे बाहर वॉल है, उसे सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होती है, यानी ये ज़िंदा नहीं होती, ये बेजान मादे की बनी होती है। नंबर 2, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उससे बाहर होती है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इससे बाहर ये सेल वॉल है। तो ये सेल की मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है। नंबर 3, इट इज़ अ स्ट्रांग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये सेल का बड़ा मजबूत हिस्सा होता है, स्ट्रांग होती है, ये मजबूत होती है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। ये सिर्फ पौधों के सेलों में होती है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होती। It provides shape, strength, protection and support to the inner living matter protoplasm of the cell. ये जो सेल का जिंदा मादा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसका सेल बना होता है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सेल मेम्ब्रेन भी शामिल है, साइटोप्लाज्म भी शामिल है, न्यूक्लियस, और जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे, उनको मजमूई तौर पे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल इज़ अ पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये उस प्रोटोप्लाज्म को शेप भी देती है, यानी शक्ल उस सेल की जो होती है इस सेल वॉल की वजह से होती है। स्ट्रेंथ, मजबूती भी इसकी वजह से होती है, और प्रोटेक्शन, ये इसे महफूज भी रखती है। सेल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनल्स हैं, लिविंग मैटर है, उसको ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है, एंड सपोर्ट, उसे सहारा भी देती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के क्या क्या काम हैं, क्या करती है ये। नंबर 1, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल।
ये सेल को एक ख़ास शक्ल देती है। नंबर 2, इट मेक्स द सेल स्ट्रांग, ये सेल को मजबूत करती है। नंबर 3, इट प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ लिविंग मैटर, तो लिविंग मैटर होता है सेल का जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट भी करती है, उसकी हिफाजत भी करती है। और नंबर 4, इट सपोर्ट्स द सेल, ये सेल को सहारा देती है। एंड नंबर 5, इट कनेक्ट्स द सेल विद अदर सेल्स, ये सेल वाल जो है वो एक सेल की सेल वाल दूसरे सेल की सेल वाल के साथ कनेक्ट होती है, जुड़ती है, और इस तरह टिश्यूज़ बनते हैं, प्लांट टिश्यूज़ बनते हैं। टाइप्स ऑफ सेल वाल की कितनी किस्में हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल वाल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेल वाल एंड नंबर 2 सेकेंडरी सेल वाल। सेल वाल की 2 किस्में होती हैं, नंबर 1 प्राइमरी सेल वाल एंड नंबर 2 सेकेंडरी सेल वाल। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल वाल की। तो प्राइमरी सेल वाल क्या होती है? द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वाल इज नॉन एज द प्राइमरी वाल, ये जो बाहर वाली सेल वाल होती है, जो सेल वाल का बाहर का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन दियर सेल वाल, जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वाल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कई किस्म के केमिकल्स होते हैं। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट, ग्लूकोज जो है इसमें सबसे अहम होता है, सबसे ज़्यादा जो केमिकल होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। नंबर 2 है सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल एक ऐसी सेल वाल होती है जो कुछ सेलों में होती है, इन तमाम प्लांट सेल जितने होते हैं उन सब में सेकेंडरी सेल वाल नहीं होती। सम प्लांट सेल्स सच एज जाइलम सेल्स हैव सेकेंडरी walls on the inner side of the primary cell wall। प्राइमरी सेल वाल के अंदर एक और सेल वाल होती है जिसे सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। जैसे पौधों के जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स वो होते हैं जो कि ज़मीन से मिनरल्स और पानी को, वाटर को जड़ों से ऊपर तने और शाखों की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसके जो जाइलम के जो सेल होते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वाल भी होती है जो इन्हें मजबूत करती है। यह है सेकेंडरी सेल वाल। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स, ये काफ़ी मोटी होती है। ये सेकेंडरी सेल वाल जो है इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और ये इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसे लिग्निन कहते हैं, और इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी इसमें होते हैं। तो सेकेंडरी सेल वाल थिक होती है, थिकर होती है, ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा मजबूत होती है और एक ख़ास किस्म के केमिकल से बनी होती है जिसे लिग्निन कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और केमिकल भी इसके अंदर होते हैं। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये है एक जाइलम सेल और इसके अंदर से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम सेलों में नहीं होती, कुछ सेल होते हैं जिनमें सेकेंडरी सेल वाल होती है, वरना अक्सर सेल जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वाल होती है। ये लिग्निन है, इसके होते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल, जो जुड़े हुए सेल होते हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, उनकी दीवारों में सुराख होते हैं। जो मिली हुई दीवार होती है, जो कॉमन जो वाल होती है, जो सेल की वाल जो है आपस में कनेक्ट होती हैं, वो उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये छोटे छोटे सुराख जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस तरह ये सेल है और इसका एक दूसरा सेल ये उसका एडजेसेंट है, तीसरा सेल इसका एडजेसेंट है। तो ये दरमियान में हम देखते हैं कि एक ये पोर्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ये पोर्स
क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। ये पोर्स हैं, सुराख हैं, जिनके ज़रिए जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट होता है दूसरे सेलों के साथ। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साथ इन पोर्स के ज़रिए कनेक्ट होता है। सेल वाल में वो ख़ास किस्म के पोर्स जो हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। फंगी एंड मैनी प्रोटेस्टा हैव सेल वॉल्स बट दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंगी जो है, प्लूरल है फंगस की, ये फंगस और दूसरे दो प्रोटेस्टा होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी सेल वाल तो होती है लेकिन उनकी सेल वाल सेलुलोज की नहीं बनी होती, उनमें सेलुलोज नहीं होता। ये है फंगी और ये है प्रोटेस्टा, ये यूग्लिना है और ये पैरामीशियम है। तो इनके सेलों में जो सेल वाल होती है वो सेल वाल तो मौजूद होती है लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। जिस तरह पौधों के जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसके जो सेल होते हैं, सेल वाल होते हैं, वो सेलुलोज की नहीं बनी होती बल्कि ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे काइटिन कहते हैं, उससे बनी होती है। काइटिन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वाल ऑफ फंगी। फंगस के जो सेल वाल होती है उसमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसे काइटिन कहते हैं। और प्रोटेस्टा हमने बात किया, प्रोटेस्टा क्या होता है? प्रोटेस्टा इज़ अ किंगडम दैट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज यूग्लिना, पैरामीशियम। ये प्रोटेस्टा जो हैं वो केमिकल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें जैसे कि ये एक तो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनका न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इनकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। ये है काइटिन, ये हम देखते हैं दो, इसमें देखें ये काइटिन है, ये सेल वाल है पूरी, और ये सेल वाल के अंदर काइटिन होता है। ख़ास किस्म की एक लेयर होती है, ख़ास किस्म के केमिकल की लेयर होती है जिसे काइटिन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वाल्स। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सेल वाल होती है। ये द सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विच इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी वो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी भी सेल वाल होती है लेकिन ये सेल वाल ना तो बनी होती है सेलुलोज की और ना ही बनी होती है काइटिन की, बल्कि एक केमिकल की बनी होती है जो कम्प्लेक्स होता है अमाइनो एसिड और शुगर का, और जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। उससे इसकी जो वाल है, सेल वाल है, वो प्रोकैरियोट्स की बनी हुई होती है। तो पहली चीज़ हमने समझ ली, हमने चार चीज़ों के बारे में, नॉन ऑर्गेनेल्स के बारे में, चार के बारे में पढ़ा था। पहला था सेल वाल और दूसरा है द सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। तमाम जो सेल होते हैं उनमें सेल वाल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हों, चाहे वो एनिमल सेल हों, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, कोई भी हो, जितने किस्म की सेल हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, उन सब के सेलों में सेल मेम्ब्रेन लाजमन होती है। ये क्या होती है? एक कवरिंग होती है, एक खोल होता है, एक गिलाफ होता है सेल के ऊपर। दिस कवरिंग इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये एनिमल सेल है और ये इसकी कवरिंग है। ये है ये दिस कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के ये कवरिंग इस सेल साइटोप्लाज्म के गिर्द जो कवरिंग होती है दैट इज
सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल के अंदर, प्लांट सेल में सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल तो नहीं होती, उसके सबसे बाहर वाला जो कवर होता है वही सेल मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्या काम है? नंबर 1, मेंटेनिंग द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का काम है कि वो सेल के अंदर जो कंपोजिशन होती है, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मुख्तलिफ मटीरियल्स होते हैं, उनकी एक ख़ास रेशो होती है, ख़ास कंपोजिशन होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है, उसको एक ख़ास तनासब से रखती है। नंबर 2, सेंसिंग केमिकल मैसेजेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर सेल्स। ये जो केमिकल मैसेजेस होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको ये सेंस करती है, उनको समझती है, और दूसरे सेलों को ये आइडेंटिफाई करती है, दूसरे सेलों की शिनाख्त करती है कि ये सेल जो हैं कौन से हैं, किस किस्म के हैं। और नंबर 3, बाउंडिंग द सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, उनको ये बाउंड करती है, उनको ये बांध के रखती है, उनको ये सेल से बाहर नहीं जाने देती। तो गोया ये एक थैली है जिसके अंदर ये चीज़ें बंद होती हैं। जिस तरह हम कोई सामान थैले में डालते हैं और थैला उसे बाहर नहीं जाने देता, इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बाउंड करती है, उनको सेल के अंदर रहने पर मजबूर करती है। तो 3 काम हैं इसके, इन तीनों के बारे में हम फर्दन बात करेंगे। मेंटेनिंग द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है, जो एक ख़ास रेशो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और उसकी ख़ास जो निस्बत है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, इसके अलावा उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है, उस सब को ये मेंटेन रखती है, कायम रखती है, बरकरार रखती है। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल बाय 2 मीन्स। 2 तरीक़ों से ये अंदरूनी जो कंपोजिशन है उसे कायम रखती है। नंबर 1, इट functions as a semi-permeable barrier allowing very few molecules to cross। ये जो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल का मतलब है कि बहुत बारीक किस्म के जो मालिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत बारीक मटेरियल्स होता है, उसको ये रोक लेती है। सेमी परमिएबल है, जो पूरी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो हर चीज़ को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो सेमी परमिएबल जैसा कि सपोज के टिश्यू पेपर है, इसी तरह फिल्टर पेपर है, ये सेमी परमिएबल होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक शीट है वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती। इसी तरह जो छाननी होती है वो फुल परमिएबल होती है, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट परमिएबल होती है। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ये सेमी परमिएबल बैरियर है, बैरियर कहते हैं रुकावट को, ये रुकावट डालती है, रोकती है। अलोइंग वेरी फ्यू मालिक्यूल्स टू क्रॉस, बहुत कम थोड़े मालिक्यूल होते हैं जिनको क्रॉस करने की ये इजाज़त देती है, जिनको क्रॉस करने देती है। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर जो मालिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर रोक लेती है। दूसरा इसका काम ये है, इट फेंसिस द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स टू कीप देम इनसाइड द सेल। फेंस कहते हैं बाड़ को, जो हम खेत के गिर्द लगाते हैं, या वो खारदार तार जो लगाते हैं हम किसी बिल्डिंग को महफूज करने के लिए, ताकि अंदर से कोई चीज़ बाहर ना जा सके और बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ सके। तो ये फेंस का काम करती है, एक बाड़ का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है, एक जंगले का काम करती है, और केमिकल्स को सेल के अंदर रखती है। जितने केमिकल्स होते हैं उनको सेल के अंदर ही रखती है, ताकि सेल के अंदर ये केमिकल एक्शंस होते रहें। बी यानी दूसरा इसका जो काम है वो है सेंसिंग केमिकल मैसेजेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर सेल्स। ये केमिकल को सेंस करती है, उनको महसूस करती है, और उस केमिकल मैसेजेस जो आ रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, और साथ दूसरे सेलों को भी पहचानती है, उनकी भी शिनाख्त करती है कि ये सेल दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये सेल जो हैं किस लिए मेरे करीब आए हैं, और ये सेल बीमार हैं या सेहतमंद हैं। इन सब की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। द सेल मेम्ब्रेन सेंसिस केमिकल मैसेजेस एंड आइडेंटिफाइज अदर सेल्स। ये केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है, उन्हें महसूस करती है, और दूसरे सेलों को भी ये शिनाख्त करती है,
और तीसरा इसका काम है बाउंडिंग द सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ये बाउंड करती है अपने अंदर। इन द यूकैरियोटिक सेल द सेल मेम्ब्रेन बाउंड्स मैनी ऑर्गेनेल्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर बाउंड करती है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यूं तो जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अपने अंदर बाउंड करती है और इस तरह इन ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर रहने पर मजबूर करती है। सेल इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल के अंदर रहते हैं और सेल के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है ये और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट ऑल सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। केमिकल एनालिसिस रिवील्स, ये जो केमिकल एनालिसिस होता है इससे हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर मुश्तमिल होती है किस चीज़ पे? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 लिपिड्स और नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये नया मॉडल है। एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक नया तस्वर है, एक नया ख्याल है, एक नया मॉडल पेश किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब ईजाद हुई और उसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन को देखा गया, उसका एग्जामिन किया गया उसको और उसका मायना किया गया और उसको ऑब्ज़र्व किया गया, तो पता चला कि सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन इतनी कोई सादा चीज़ नहीं होती और उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये एक नया मॉडल जो है उसे पेश किया गया। दिस न्यू मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ नेम्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसे कहा गया। और यानी इस तरह होता है कि यानी मोज़ेक कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनमें टाँकी गई हों। जैसे हम देखते हैं कि बाज़ मसाजिद हैं और उनके ऊपर वो शीशाकारी का काम किया हुआ होता है और बहुत सारे रंग बिरंगे उसमें चीज़ें लगी होती हैं और वो दीवार इस तरह खूबसूरत बनाई जाती है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें तो बेशुमार चीज़ें साथ इसके जुड़ी होती हैं, टाँकी होती हैं और ये कोई आम और सादा सी चीज़ सिर्फ एक मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि इस मेम्ब्रेन में बेशुमार दूसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो ये नया मॉडल जो है पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन कंटेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है? नंबर 1 लिपिड बाइलेयर्स। इस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, बाइलेयर्स होते हैं। बाइलेयर का मतलब है 2 तहों वाले। और नंबर 2 इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और नंबर 3 इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं। यूँ तो बहुत सी होती हैं लेकिन इन 3 अहम चीज़ों की इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिपिड बाइलेयर्स क्या होते हैं? बाइलेयर्स का मतलब 2 तहें। देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ये लिपिड बाइलेयर्स होती है, लिपिड की बनी हुई होती है और इसमें प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर टांके हुए होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल साथ इसके अंदर दाखिल हुए होते हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव्स, ये लिपिड बाइलेयर्स क्या करती है? द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये उस सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी यानी उसके अंदर एक ख़ास किस्म की और इलास्टिसिटी एक लचक उसके अंदर पैदा करती है। तो लिपिड बाइलेयर जो है ये इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स के थोड़ी मिकदार के जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखे गए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर।
तो लिपिड बाई लेयर जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। हमने अब तक दो चीज़ों के बारे में बात की है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की। अब जो तीसरी चीज़ है दैट इज साइटोप्लाज्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म। इट इज़ द थर्ड टॉपिक, थर्ड non-organelle. What is cytoplasm? The cytoplasm is the semi-viscous and semi-transparent substance between the plasma membrane, that is also called cell membrane, and nuclear envelope. Cytoplasm semi-viscous और semi-transparent, यानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पूरी तरह शफाफ नहीं होता। ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती हैं जिनमें से रोशनी गुजर जाती है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और सेमी विस्कस, विस्कस चीज़ें वो होती हैं जो बहुत घनी लिक्विड होते हैं, लेकिन बहुत घनी किस्म के लिक्विड होते हैं, ये सेमी विस्कस होता है। जैसे कि कुकिंग ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, इस तरह का सेमी विस्कस। विस्कस कहते हैं बहने वाली चीज़। विस्कसिटी वो होती है जो लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत वो फ्लो करते हैं। तो ये सेमी विस्कस है, बहुत ज़्यादा पतला पानी की तरह नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा घना होता है तारकोल की तरह, बल्कि सेमी विस्कस होता है, तेल की तरह, कुकिंग ऑयल की तरह, और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, न्यूक्लियर का जो कवरिंग है, वो उनके दरमियान में ये जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड, ये जो सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की जो एनवेलप होता है उसके दरमियान पाया जाता है, यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पानी होता है। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो चीज़ होती है वो है पानी। और पानी के अंदर डिज़ॉल्व हुए होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी पानी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म मोस्टली पानी का बना होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर कंटेन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शामिल हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर होते हैं उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इसमें शामिल होते हैं, और दूसरे इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के काम क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के मुनासिब तरीके से काम करने के लिए ये जगह फराहम करती है। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनल्स अपना काम करते हैं। इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज ग्लाइकोलाइसिस। ये जो जगह है यानी साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें चीज़ें बनती भी हैं और जिसमें चीज़ें टूटती भी हैं। तो बनने के अमल को एनाबॉलिज्म कहते हैं और टूटने के अमल को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज होता है वो रेस्पिरेशन के दौरान जो उसकी ब्रेकिंग डाउन होती है उसे हम कहते हैं कि ये वो ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस वो अमल होता है जिसमें शुगर जो है वो या ग्लूकोज जो है वो उसके सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये ब्रेक डाउन होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। इसमें द साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के मजमूए को पूरा जो एक नेटवर्क होता है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स आर
थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, और ये ख़ास किस्म के प्रोटीन से बने होते हैं जिसे एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प सेल्स टू चेंज दियर शेप। ये माइक्रोफिलामेंट्स सेल जो है उसकी शक्ल चेंज करने में उसकी मदद करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये एक खास किस्म के प्रोटीन है जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, उसके ये बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। ये जो सेल की ख़ास शक्ल होती है उसको कायम रखने में ये मदद करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। पैरामीशियम के गिर्द जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिनकी वजह से वो तैरता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसे सीलिया कहते हैं। और यूग्लिना वगैरह जो है उनके फिलामेंट होते हैं जिनके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला जो है वो उसका जो मेजर कंपोनेंट है, यानी ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती हैं। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया भी बनाता है और फ्लैजेला भी बनाता है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने सेल के नॉन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, और ये कितने होते हैं? 4। उसमें सबसे पहले जिस पे हमने बात की वो है सेल वॉल, फिर में हमने बात की है सेल मेम्ब्रेन की, और फिर हमने बात की साइटोप्लाज्म की, और फिर आखिर में साइटोस्केलेटन। तो 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सेल के हिस्सा तो हैं लेकिन सेल ऑर्गेनल्स नहीं हैं। तो ये आज का ये सबक था जिसमें हमने नॉन ऑर्गेनल्स पार्ट्स ऑफ द सेल को डिस्कस किया। आइंदा इंशाल्लाह हम जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब इसे दोबारा भी देखिए, इसे समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हम आगे सेल स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ और आर्गन की जब बात करेंगे तो हमें ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में रेडी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आपका शुक्रिया, आपने इस वीडियो को बहुत तवज्जो से देखा। आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दूसरे जो स्टूडेंट और टीचर्स जानने वाले हैं उन तक पहुंचाइए भी, उनके साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये सिलसिला सब तक पहुंचे और सब जो है वो इस मज़मून को समझने में उन्हें आसानी हो। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।